अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। You're watching Good Morning Public with me और मुझे कहते हैं सोहाब अफजल। मेरे साथ आज मौजूद है अब्दुल रऊफ साहब जो कि मैच देख कर आए हैं। आप सबने भी देखा होगा। बिल्कुल ओह मैच माय देखे हैं गॉड। और हरमीत भी है। और हरमीत जो है उसके पास ज़्यादा गर्मा गर्म खबरें हैं मैच के हवाले से। हाँ, नसीम शाह पार्ट 2। ओके हरमीत, कैसे हैं आप? वेलकम टू और आपको लाहौर से गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रऊफ साहब और सुहाब। इसमें कोई शक नहीं है कि कल जिस तरह का मैच हुआ और जितनी एक्साइटमेंट और जितना सस्पेंस क्रिएट किया गया था, मैं जो देख रहा था मुझे तो परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही थी कि एक से एक विकेट जो है वो गिरती जा रही है और परेशानी जो है वो मज़ीद बढ़ती जा रही थी। और ख़ासकर मैं माजरत के साथ ये कहना चाहूँगा कि जिस किस्म से जो बिहेव था, पीछे से जो कुर्सियाँ तोड़ी जा रही थी और जिस किस्म की, क्योंकि पश्तो मेरी ज़ुबान है, मैं समझ लेता हूँ कि किस किस्म के अल्फाज जो है उसका चुनाव किया जा रहा था, तो उससे भी तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन नसीम शाह जो है वो पहले से बहुत सारी चीज़ों को, जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तब भी उन्होंने ये बात की कि जिस तरीके से मिसबिहेव किया जा रहा था अफगानी खिलाड़ियों की जानिब से और ख़ासकर आसिफ अली के साथ जो कुछ हुआ, तो उसका बदला बड़े मज़े से लिया, बड़े कमाल से। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि नसीम शाह ऐसे कर पाएगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो गया था, विकेट भी पीछे नहीं, फिर बॉलर जो है वो आके हिटिंग करे, बड़ा मुश्किल था। लेकिन पाजी कमाल हो गया। सर आपका सीनियर एनालिसिस जो है ना वो ये होगा, मुझे पता है कि टेक्निकलिटीज, हमने मैच इतना फंसने क्यों दिया, हमने मैच को इतना मुश्किल क्यों कर दिया, हम हारा हुआ मैच जीते हैं, हरमीत चले ये तो डन है। लेकिन कुछ दिन पहले सर पता नहीं कहाँ से मेरे ना वॉल के आगे पीछे से ना एक जावेद मियादाद की वो जो पुरानी शारजा वाला छक्का है ना वो सामने आ गया। तो मैंने सोचा अच्छा ये कितना पुराना है। लेकिन सर आप कल के 2 छक्कों की तो बात करें, उनकी 3-4 क्रेडिबिलिटीज हैं। हम सबको पता है कि सर कल तो पहला ये हुआ कि जी इंडिया टूर्नामेंट से आउट, दूसरा अफगानिस्तान इस छक्के से, दूसरे छक्के से टूर्नामेंट से आउट, तीसरा सर हमने वो जो रिपीट देखे ना जावेद मियादाद के बाद ये नसीम शाह का ये छक्का, सर ये तारीखी था और वो शारजा के मैदान में था। शारजा के मैदान में था। खैर मैं थोड़ी सी तनकीद भी करूंगा टीम के ऊपर और बाबर आजम के ऊपर भी। बाबर आजम टोटली आउट ऑफ फॉर्म है कंप्लीटली। कल चौथी इनिंग में भी वो 0 पे आउट हो गया। उससे पहले भी वो खास रन नहीं कर चुके। मेरे ख्याल में जो हमारे कोच हैं बैटिंग के मोहम्मद यूसुफ, उनको तवज्जो देनी चाहिए बाबर आजम के ऊपर। इतना कीमती प्लेयर इस तरह से ज़ाया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। बड़ा मायूस किया उन्होंने। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने कल अच्छा परफॉर्म नहीं किया शुरू में बैटिंग में। बॉलिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अफ़गान टीम को रिस्ट्रिक्ट किया 129 के ऊपर। शुरू अफ़गान ने बहुत अच्छा किया था। मतलब आप ये देखो कि ज़ाज़ई और वो जो उनका विकेट कीपर बैट्समैन है, उन्होंने खासी पिटाई की हमारे फास्ट बॉलर्स की और तकरीबन उनकी एवरेज बहुत ही अच्छी थी। लेकिन बाद में जिस तरह से हमारे स्पिनर्स ने कंटेन किया है और फिर बॉलर्स वापस आए हैं और उन्होंने पूरी टीम को 129 के ऊपर आउट कर लिया, ये बड़ा अच्छा। और सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो बैटिंग बैटरी बार बार लो हो रही थी, नसीम शाह के आने से थोड़ी सी बूस्टअप हुई और एकदम से डायनामिक्स जो है वो चेंज हो गए। सर वो आप बिल्कुल तनकीद कर रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन जो विक्ट्री है ना सर, ये विक्ट्री वाला शॉट जैसे जैसे मेरे सामने आता है, मुझे लगता है कोई ज्यादा नहीं तो 100 दफा तो मैंने देख लिया होगा। हर दूसरे बंदे ने शॉट लगाया हुआ है और इतना इसको एंजॉय करती मैं बार देखती। सही बात है। मेरे ख्याल से इनको भी एक दफा और दिखा देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं विनिंग शॉट, आप देखें और फिर दोबारा देखें। आइकॉनिक सीन था सर। कमेंटेटर भी जो कह रहा है कि दिस इज अनबिलीवेबल किस्म की विक्ट्री है वाकई। यानी 12 रन जो हैं दो गेंदों के ऊपर 2 छक्के, और वो भी एक ऐसे बॉलर के बॉल्स के ऊपर जो बहुत अच्छी गेंदें कर रहा था। यानी उसने जिस इन स्विंगर के ऊपर बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने की। फारूकी ने, फजल हक फारूकी ने बहुत अच्छी गेंदें की हैं। जिस गेंद के ऊपर उसने बाबर आजम जैसे प्लेयर को आउट किया पहली ही गेंद के ऊपर, वो गेंद इतनी अच्छी वसीम अकरम वाली याद आ रही थी। जिस तरह वसीम अकरम का गेंद घूम के अंदर आता था, उस तरीके से उसने वो गेंद फेंकी और बाबर आजम आउट हो गए। अच्छा, इसके साथ ही हम जो रवैये की बात कर रहे हैं, कल अफगान तमाशाइयों का रवैया बेइंतहा मायूस था। उसके बारे में हरमीत ने जैसे ये बताया कि जो ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे थे, असल में मसला ये है कि हमारे लिए तो डेस्पिरेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। हम शायद जो तमाशाइयों के रवैये हैं उसकी वजह से ये बात कह रहे हों, क्योंकि हमारे पास कल के बाद भी एक मौका था। अगर हम कल का मैच हार भी जाते और श्रीलंका के खिलाफ जीत जाते तो भी हमने फाइनल में पहुंच जाना था। लेकिन अफगानिस्तान के पास कल के बाद मौका नहीं था। उन्होंने टूर्नामेंट का आगाज़ अच्छा किया था, श्रीलंका को शिकस्त दी थी और उसके बाद उनका ख्याल ये था कि
ये आप देखें जिस तरह लेकिन सर कुर्सियां ऐसे उखाड़ हालात के- हम इंडिया पाकिस्तान के मैच में नहीं देखते। अब देखिए 3 डेकेड से हम देख रहे हैं किस तरह के हालात पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी नहीं होते। इतना डिसअपॉइंटिंग ये बिहेवियर था हरमीत। आई डोंट नो कि व्हाट हैपेंड विद ऑल ऑफ देम, क्योंकि मुझे अब बहुत अफसोस के साथ स्पोर्ट्समैनशिप कहना नहीं पड़ रहा है रही हुई। सोहा, ये खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं, ये वही खिलाड़ी है जिनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई, पाकिस्तान के पेशावर की गलियों कूचों में सीख के ये अफगानिस्तान की टीम बनी है। इस सारी डिस्कशन में सर एक चीज हम स्किप कर गए हैं। कल जो इंडियन कमेंटेटर्स लगे हुए थे, ओ माय गॉड, हैव यू सीन सम चैनल्स, उनको लगा कि बस अब पाकिस्तान मैच हार गया, पता नहीं वो क्या मतलब। ऑब्वियसली दे आर क्यूरियस अबाउट दैट कि होगा क्या। उनके लिए भी सर आखिरी सांसें थी जो वो जी रहे थे, जो वो ले रहे थे। मैंने एक क्लिप देखा जिसमें दे आर सेलिब्रेटिंग कि बस पाकिस्तान हार गया, और जब नसीम शाह मैदान में आए और एक छक्का लगा तो उनके मुंह देखने के लायक थे। लेकिन इंडियन चैनल्स ने तो सर हमेशा की तरह हद दी की है अपनी कमेंट्री की। वो कल मैं पढ़ा था, मतलब एक नहीं वैसे ही होता है। हाँ बिल्कुल हरमीत, आप तो आपने फॉलो किया अगर इंडियन कमेंटेटर्स को या उनके, तो उनके जज्बात वाकई जैसे सुबह बता रही हैं इसी तरह से होने चाहिए। रोने वाले उनका हो रहे रोना थे। पीटना जो है वो बजा है। मतलब वो एक मैं देख रहा था कि वो अच्छा, वो बहुत जज्बाती हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा बोलते हैं, रोहू साहब बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वो जैसे हारते हैं तो उसके बाद उनकी हालत देखने के बाद फिर उनसे बात भी नहीं होती है। मैं तो हैरान हूं, मैं फॉलो करता हूँ, ठुस हो देखता हूँ उनकी जाते हैं ना, वीडियोस और हरमीत, उनकी जो उसके बाद टेलीविजन ठुस हो है, जाते मुझे तो बड़ी हैरान, बिल्कुल ऐसे ठुस हो जाते हैं कि पता नहीं चलता है भाई। एग्जैक्टली ऐसे ही है। बहरहाल वो रवि शास्त्री ने जिस वक्त बाबर आजम से सवाल किया कि मतलब ये जो छिक्के थे इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो उसने कहा कि मुझे तो मियां दाद का छक्का याद आ गया शारदा का। तो रवि शास्त्री ने बड़ा मुंह लटका के कहा कि हाँ मैं भी वहीं था, मैं मौजूद था। याद दिला रहे हो। याद दिला रहे हो। याद हो कि ना हो, मुझे याद दिला सर रहे ये हो। वो वाली सिचुएशन है। हम चलते हैं डेली डोज की तरफ। यस सर, डेली डोज जी। चलते हैं और आज हमने इकट्ठा किया है मुख्तलिफ मुनफरिद और दिलचस्प खबरें आप सबके लिए। पहली खबर बड़ी ज़बरदस्त सी है। इस सैलाब की सूरत हाल में सर कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर सामने आ रही हैं जो जैसे हम पिछले बार उस खातून की बात कर रहे हैं जिसको हमने अपने साथ लाइन पे लिया था, जो कि एसी थी और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही थी। अब ये आयशा जहरा जो है, जहरी आयशा जहरी जो है वो बलूचिस्तान की पहली खातून डेप्यूटी कमिश्नर बन गई हैं। और सर वो सैलाब ज़दा किसी ऐसे इलाके में गई जहाँ पर 3 से 4 दिन से भूखे प्यासे वहाँ पर सैलाब ज़दगान मौजूद थे, उनकी मदद की और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से इस वक्त उन्हें अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। और ये वीडियो बहुत लोग सराह रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, जब वो बर वक्त पहुँची और उन्हें रेस्क्यू किया। वो बताती हैं कि जैसे वहाँ पे वो पहुँची हैं तो लोग 3-3, 4-4 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए थे और तकरीबन नीम बेहोशी के आलम में थे। और अगर 1-2 दिन और देर हो जाती तो जैसा सानिया मरी में हुआ था उस तरह का कुछ सानिया हो सकता था। इन्होंने बर वक्त उनको इमदाद पहुँचाई। ये मेरे ख्याल में बीबी नानी का मकाम था जहाँ पे ये पहुँची हैं और इन्होंने मदद की। दूर इलाका था, काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुश्किलात से वहाँ पे पहुँची। इनकी इन्हीं खदमात की वजह से इनको एप्रिसिएशन मिली है वज़ीर आज़म की तरफ से भी, और वाकई ये एक मिसाली बेटी बनी है पाकिस्तान की। अगली खबर हमारे पास अमरीकी बुजुर्ग खातून की 91 बरस की उम्र और स्काई डाइविंग कमाल है सर। उसकी हैप्पी बर्थडे टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम आपको हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हैं, लेकिन उनसे पूछा भी 91 साल की माशाल्लाह आप हो गई है, 90 साल मुकम्मल हो गए, अब करना क्या है, अब आपका प्लान क्या है? तो उन्होंने कहा स्काई डाइविंग करते हैं भाई, आए हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे स्काई डाइविंग करके। और सर इससे पहले वो जिप लाइनिंग कर चुकी हैं। जब वो 80 साल की हुई तो उनकी 80 साल की जो हैप्पी बर्थडे थी वो भी 88 ईयर्स की उम्र में 88 बरस की उम्र में उन्होंने ये किया। उसके बाद उनसे पूछा गया, जब उनकी चर्च में दोस्त हैं, उन्होंने पूछा कि अगले बरस आपने क्या करना है अपनी 90वीं सालगिरह पे, तो उन्होंने कहा जनाब मैं स्काई डाइविंग करूंगी। तो तमाम जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। ये देखें ये खातून है, so young, sir. हाँ, She looks so young. हिम्मत 91? Look at her. उसकी हिम्मत की जितनी भी अप्रिसिएशन की जाए कम है। मतलब भाई इस उम्र में जब आदमी के लिए चलना फिरना दो भर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, उसमें उन्होंने ये ऐसा काम अपने ज़िम्मे लिया है कि जिसकी कोई हद नहीं। स्काई डाइविंग मुश्किल तरीन काम है। What a $100 smile, sir, on the 91st birthday of her. और वो सर देखिए इस उम्र में इतनी एडवेंचरस, चेक हर आउट। ये क्लिप जरा पूरा दिखाएं अगर आपके पास है तो, हम जरा फाइनल टच तो देखिए। लुक एट हर सर, लुक एट हर। आसमान में जाके, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, मैं ऐसे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। अच्छा बिल्कुल, लेकिन व्हाट अ स्पिरिट मैन। हरमीत नहीं करेगा क्योंकि हरमीत को हाइट से डर लगता। हरमीत वाकई
आपकी भी 80वीं सालगिरह पे हमने आपसे यही करवाना है। लेकिन ये है कि 91 साल की उम्र में आप इस किस्म की ख्वाहिश रखना और फिर उसको पूरी करना, ये बहुत बड़ी बात है। रऊफ साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस उम्र में तो गोडे कम छोड़ देते किससे ही खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। तो अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग सी है और ये विजुअल्स देखकर आपको ज़्यादा समझ आएगा। सर वेल जो है उसकी खला में तैराकी की सी एक वीडियो है जो कि काफ़ी वायरल हुई है। आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं और फिर उस पर कमेंट भी करते हैं इस हवाले से कि सर इट सीम्स टू बी लाइक कि ये आसमान में है, मतलब खला में है, लग ऐसा रहा, लग है, लेकिन ऐसा नहीं है। डीप सी में है, लेकिन एलजी ऐसा नहीं इनके है। इर्द गिर्द काई यानी जैसे है, वो काई कहीं कहीं चमक भी रही है और उसके अंदर ये वेल तैर रही है, तो यूँ महसूस होता है जैसे खला में तैर रही है। लेकिन ऐसा वो नहीं है। जो काई बीच में चमक रही है वो वो ऐसा लगता है stars लग सितारे रहे और हैं। सैयारे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये लगा है। तो ये विजुअली पिक्टोरियली मतलब इतना खूबसूरत लग Look रहा है at मंजर this। जिसकी एक- बुनियाद के ऊपर ये किया है। एक कहकशां लग रही है सितारों की, सीम्स हाँ। टू बी लाइक दिस, और उसमें से ये वेल जो है जो आपको जाती भी नजर आ रही है। लग रहा है कि इर्द गिर्द के जो स्टार्स और जैसे आप कह रहे हैं सितारे और सैयारे उनके जिस्म के साथ लिपटे हुए, इट सीम्स टू बी लाइक दिस। तो ये बड़ी वायरल हुई है और लोगों ने इसको बड़ा बहुत हैरान कन सी लग रही है और लोग इसे काफ़ी मज़े से देख रहे हैं। चले जी आगे बढ़ते हैं। ये खबर जो है सर ये हम जैसे लोगों के लिए हम लाइव सब निकल जब लेते लाइव हैं। जाना है तो सब कुछ चलता है, मतलब चलता है, बर्दाश्त करना बॉस। पड़ता है। ये- आपके सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, आपका ऑपरेट हुआ सर, आपको मच्छर आपको तंग कर रहा हो, मक्खी आपको तंग कर रही हो, आपने जनाब लाइव चलते चलना जाना है, मुस्कुराते रऊफ साहब रहना मुझे है। बहुत झीलना पड़ता है वैसे। अच्छा सर मैंने एक दफा लाइव चीख मार दी थी। नहीं, पहले आप हाँ। आप बताएं हरमीत, कभी लाइव ऐसा कुछ ऐसा हुआ है कि आप मतलब मक्खी तो नहीं निकली होगी, खैर हम बताते हैं। खबर दरअसल ये है कि कैनेडियन ये मेज़बान हैं जिन्होंने खबरें दे रही थी बड़े तवातर से, बोली जा रही थी। एक मक्खी आई उनके मुंह के आसपास, उन्होंने निगल ली। मैंने कहा मक्खी को क्यों उठाऊं ऐसे करके, हाँ, लेकिन तो ये- अच्छा, आप बताएं सर आपके कभी लाइव ऐसा हुआ है, कोई ऐसा सीन? मच्छर मैंने जरूर निकला एक दफा। ना करें सर, हाँ वाकई, आपका वो भी मैं- क्लिप वायरल होना चाहिए। मच्छर था वो, मतलब ऐसे मुंह के अंदर ही चला गया, मैं क्या करता मतलब वहाँ पे, तो वो मच्छर निकला गया, सर खबर भी पाकिस्तान की दे रही है, पाकिस्तान की वो मेरे सैलाब। खुराक का हिस्सा बन गया। बड़ा मजेदार था वैसे, मैंने खा के देखा। अस्तगफिरुल्लाह, सर डोंट टेल मी। आपको पता है अच्छा, मेरे साथ जायका ऐसा हुआ? मजे का था वैसे मेरे रऊफ साथ साहब। ऐसा हुआ कि लेकिन सर- ये बड़ा मुश्किल काम होता है सुहाब, न्यूज़ हाँ, पढ़ते cover हुए करना। सारी चीज़ों को कंट्रोल करना। मुझे तो याद है कि जब मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो कई प्रोड्यूसर ने शरारत कर दी और ये अच्छा हुआ कि उन्होंने कंट्रोल भी किया, और शरारत करते ही मेरी हंसी इतनी ज़्यादा तेज़ी से निकली और मैं बड़ा मुश्किल से कंट्रोल मैंने किया, लेकिन भाई वो हंसी के साथ साथ मेरी कुर्सी और चेयर के साथ साथ मैं पटक कर गिर गया। Oh my तो ये God। चीज़ें होती रहती है, लेकिन उन्होंने सीधा जाके ना उधर से हरमीत, फुटेज चला दी और आपका वो मेरी जान क्लिप छूटी, कहाँ बच है? गया मैं। तो आपका वो क्लिप का है, वांट दैट क्लिप, मैंने इसे ये वायरल पब्लिक न्यूज़ करना वालों से है। पूछिए। मैंने इसे वायरल करना है। लेकिन सर आपको पता है मैं लाइव ऐसे एक दफा बैठी हुई थी तो मुझे अचानक सर छींक आई जिसको मैंने बहुत रोका, लेकिन मैंने वो छींक मार दी और उसके बाद पता नहीं अब टिकटॉक का जमाना था, लोगों है। ने उस क्लिप को वायरल करके एक छींक को 3-3 दफा छी 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 करके उन्होंने उस क्लिप को लगा के वायरल कर दिया। ठीक, तो खैर मैंने भी पब्लिक के मॉर्निंग शो में मार दी थी। उसकी वजह यह है कि जब बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, नहीं कंट्रोल हुई, तो फिर मैंने कहा अच्छा यार ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो शुक्र है एक ही थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। हाँ, लेकिन आप सही कह रहे हैं हरमीत, जो लाफ्टर अटैक आपको आया ना सर, मुझे लगता है कि लाफ्टर अटैक अगर एक दफ़ा आ जाए ना, फिर यू कांट कंट्रोल इन फ्रंट ऑफ कैमरा और इन फ्रंट ऑफ एनीवन, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो जनाब आप जो हमें देख रहे हैं ना स्क्रीन के उस सुबह सुबह बैठ के, इतना आसान नहीं है। अब्दुल सब यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, हरमीत इस्लामाबाद बैठा हुआ है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, वी आर कवरिंग सो मेनी थिंग्स। सो लाइव आना इट्स नॉट एज ईजी एज पाए। हमारी डेली डोज होगी कंप्लीट, अब हमने ली सी ब्रेक, हम आते हैं वापस। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैंने कह दिया आज जो वो इसलिए बिकॉज म्यूजिक बार बार बज रहा था, हमें लगा नियम ने दोबारा कहना है। ऑल दो वी आर लाइव अगेन और वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। हमारे से जो गेस्ट है उनका तारुफ आप करा दें। जी, It's a फहद day. मलिक साहब हैं, CDR नेवी से इनका ताल्लुक है, और उम्मे समीर, थोड़ा सा मुश्किल नाम है मेरे लेकिन लिए, बहुत प्यारा लेकिन नाम बहुत है। प्यारा नाम है माशाल्लाह ताला। ये लेफ्टिनेंट कर्नल है नेवी में। लेफ्टिनेंट उम्मे समीर। ठीक है, और सर 8 सितंबर आज का दिन, चूँकि हम 6 सितंबर से यौम दिफा पाकिस्तान मनाया, यौम फ़िज़ाइया मनाया, और आज नेवी
अगर हम ऑलरेडी बात करें तो मसल्ला फाज वो बहरी हो, बर्री हो या सरफजाई हो, हम हर दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं कि किस तरह से इनकी कुर्बानियाँ, उनकी शहीद, उनकी फैमिलीज़ और कंट्रीब्यूशन जो पाकिस्तान के लिए, उसको हम हर रोज़ सेलिब्रेट करने के लिए आज हमने इनको शो में इन्वाइट किया। जनाब फाज साहब, आप इधर शुरू करते हैं। एक तो 65 की जंग जहाँ बर्री फौज ने, फजाई फौज ने बहुत कारनामे सर अंजाम दिए। मुझे अभी तक याद है वो द्वारका मशहूर जो है वाक़या हुआ जिसमें दुश्मन को शिकस्त थी। उसके अलावा भी हम कम तादाद थी, हमारी फ़ौज कम थी, लेकिन उसके बावजूद बड़े ख़तरे को भांप लिया और हमने उनको वहीं रोके रखा, आगे नहीं बढ़ने दिया। बहुत ख़तरा था, लोग कहते थे कि जी बॉम्बे से चलेंगे, उनके बहरी जहाज़ और कराची को डुबो देंगे और कराची पे हमला होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो उससे लेके अब तक आपके माशाल्लाह ताला जज्बा हम देखते हैं उसी तरह मौजूद है, नेवी उसी तरह तैयार है और अब भी मतलब ये है कि दुश्मन की किसी भी पेशकदमी का मुकाबला करने के लिए आप लोग हिम्मत के साथ बैठे हुए हैं। ज़रा सवाल से फरमाइए सर। 1965 के जैसे आपने बात की थी, बिल्कुल बहुत ही मशहूर ऑपरेशन था जिसमें हमारे नेवी के 7 बहरी जहाज़ कराची से वो गए और दुश्मन का जो एक शहर था, साहिली शहर द्वारका, वहाँ पे एक्चुअली उनका एक रेडार स्टेशन था जी। और उसकी अहमियत ये थी कि वो रेडार स्टेशन उनके नेवी के शिप्स और जो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट थे उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता था, जिसकी वजह से वो कराची और उसके अतराफ़ में आके अटैक कर सकते थे। इसलिए उसको तबाह करना बहुत ज़रूरी था। और इसी सिलसिले में फिर हमारे जो सीनियर्स थे उनकी ये प्लानिंग थी और वो रात को वहाँ पे 7 सितंबर की रात को उधर हमारे 7 शिप्स दे वर देयर, उन्होंने बम्बार्डमेंट की और उस रेडार स्टेशन को बिल्कुल तबाह कर दिया। और जैसा कि आपने बताया कि उससे पहले एक डर और खौफ यही था कि वो उनका पूरा फ्लीट बॉम्बे हार्बर के अंदर मौजूद है और वो वहाँ से आएगा और जो है काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन इस एक ऑपरेशन के बाद उनका सबसे बड़ा जो INS विक्रांत उनका एयरक्राफ्ट कैरियर था, इट वॉज इनसाइड बॉम्बे हार्बर एंड स्टेड इनसाइड द हार्बर फॉर नेक्स्ट 17 डेज ऑफ वॉर। तो दुश्मन ने बिल्कुल हिम्मत नहीं की कि वो अपने हार्बर से बाहर निकले, क्योंकि बाहर सबमरीन गाजी भी मौजूद थी और वो इंतज़ार में थी कि आएँ और फिर मज़ा चखें। और ये मज़ा हमने बाकायदा बहुत सारे वाक़यात देखे हैं इस तरह के। मिस समीत खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले सबसे आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के शो में, एंड सेकेंडली कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम आवर साइड, बिकॉज जो ऑडियंस हमें स्क्रीन की उस तरफ देख रही है उन्होंने हमेशा आपको पिक्चर्स में, वीडियोज़ में देखा है, फील्ड में देखा है। द अरोमा यू गाइस आर कैरी ऑन वो ज़बरदस्त लगता है, द यूनिफॉर्म, और ये प्राउड है हमारा पाकिस्तान का और जो लोग हमें देख रहे हैं उनका। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट 1965, हम उस वॉर की बात कर रहे हैं, हम इन दिनों की बात कर रहे हैं, लेकिन बीइंग अ वुमेन इस इस ज्वाइन करना अपनी फ़ौज को, वो क्या जज्बा है, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं और आप क्या जज्बा रखती हैं? तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमें शो पे इनवाइट किया। फ़ीमेल्स जैसे कि पाकिस्तान में ऑलरेडी एम्पावर्ड है, कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है जहाँ पे फीमेल्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं। अगर आप स्टेटिस्टिक्स की भी बात करें तो पाकिस्तान की मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो फ़ीमेल है। अब अगर आप फीमेल्स की बात करें तो आप ये देखेंगे जो हमारी ख़वातीन हैं वो ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स में बल्कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में भी सर्व कर रही हैं और अच्छे तरीके से अपनी सर्विसेज दे रही हैं। फीमेल्स की जहाँ तक मैं आर्म फोर्सेस की बात करूँ, आर्म फोर्सेस आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फीमेल्स, जहाँ पे देखा जाए कि फीमेल्स जो हैं वो डिफरेंट कैपेसिटीज़ में डिफरेंट रोल्स प्ले कर रही हैं। उसमें सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट हैं, वी हैव डॉक्टर्स इन नेवी, वी हैव न्यूट्रिशनिस्ट इन नेवी। इसी तरह अगर प्राइवेट सेक्टर्स की बात की जाए या अदर देन गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात की जाए तो टीचिंग में परफॉर्म कर रही हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे परफॉर्म कर रही हैं। तो हर एक का एक पॉजिटिव रोल है एज फीमेल पाकिस्तान में जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं उसमें एक पॉजिटिव रोल वो प्ले कर रही हैं। अच्छा, कलेक्टिवली एज ए नेवी हम बात करें या हम अपनी फ़ौज की बात करें तो डेफिनेटली सर उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मैं सुम्मे समीत ये बताएं कि आपकी इंस्पिरेशन, लाइक आप बाज़ आपकी फैमिली बैकग्राउंड होता है ना, बाज़ आपके सब लोग होते हैं आर्मी की मुख्तलिफ फील्ड्स में अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, सो यू गॉट दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम? Ever since I was a child, I saw my father wearing the uniform so gracefully, and that was the first and biggest motivation for me to join the military. And as far as my family is concerned, like 3 of my siblings are serving in military, in Army, Navy and Air Force. And it has been an honor to serve Navy since the day I joined. It's been 7 years and I never thought of going back, because I think a prestigious institution like Navy
and military, armed forces, army, navy or air force, they're equally good. इक्वली गुड, ट्रू, वेरी ट्रू। खान साहब ये हरमीत, फरमाइए, मतलब एक तो हरमीत का एक सवाल ले लेना, फिर मतलब वो भी शामिल हो जाएगा, फिर मैं बात करूंगा। जी, हरमीत। जी बड़े दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं हमारे ही मेहमान। That's a compliment सुमीत from खान, our आपकी side. तरफ आऊंगा। हाँ हरमीत, आपकी तरफ आऊंगा। हम देखते हैं कि 1965 की वार की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक पार्टिसिपेशन अगर ख्वातीन की अगर वो बरी या फिजाई या बहरी में नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं ख्वातीन जो हमारी थी वो बड़ी, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर कहीं ना कहीं डोनेशन की एहतियात, बहुत सारे गहने अपने एहतियात वो दिए। अब आप आई हैं इस फील्ड में, हम परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी क्रेडिट जाता है कि ख्वातीन को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने दी और फराहम की। अब जो नई लड़कियां आती हैं, नई ख्वातीन आती हैं और इस फोर्स को जब ज्वाइन करती हैं तो उनके जज्बे को आप कैसे देखती हैं? जैसे कि मैंने पहले बात की कि जो लेडीज़ हैं उनके अंदर अल्लाह ताला ने एक नेचुरल इनबिल्ट पावर रखी हुई है। और जब हम बात करते हैं लेडीज़ की जो कि डिफरेंट सेटअप्स में, जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि सर्व कर रही हैं, मिलिट्री में जो नेवी में जो ट्रेनिंग है, जो मेल या फीमेल कैडेट्स ट्रेनिंग लेते हैं, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहूँगी उन लेडीज़ के लिए, स्पेशली जो स्क्रीन के उस साइड पे मुझे देख रही हैं, कि मिलिट्री को आपकी ज़रूरत है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सर्विसेज में जो लेडीज़ हैं उनका एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और पॉजिटिव रोल है इन डिफरेंट सेटअप्स। तो जब हम उनकी बात करते हैं तो मैं लेडीज़ को मोटिवेट करना चाहूँगी कि वो ज़रूर ज्वाइन करें और अपना जो है रोल प्ले करें मिलिट्री में। बहुत माशाल्लाह, मतलब ज़बरदस्त, अल्लाह आपकी हिम्मत बढ़ाए रखे। आमीन। जी हरमीत, फात सर से जी पाजी, फात बाजी से जानना चाहूँगा। पाजी, हम देखते हैं कि एक आम आदमी जो मेरी तरह हम सोचते हैं कि भाई जो फौज में होते हैं, जिस चाहे वो बरी हो, फिजाइया हो, बहरी हो, हम ये सोचते हैं कि बड़े सख्त किस्म का माहौल होगा, यूनिफॉर्म, जाहिर बात डिसिप्लिन भी होता है, डिसिप्लिन क्या फौज में देखा जाता है, लेकिन जिंदगी क्या, एंजॉयमेंट क्या, ये चीजें भी चलती है, चेलिब्रेशन भी हल्की फुल्की चलती है क्या? वेरी लाइटर सवाल, यूनिफॉर्म अरमीत से हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, वेरी लाइटर सवाल और ऐसे सवाल होने चाहिए, बिकॉज हम इनको फील्ड में देखते हैं और बड़ा रिजिड पर्सनालिटीज, एक रोमा, एक यूनिफॉर्म में। So go ahead. जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि वो आउटलुक तो बड़ी डिसिप्लिन्ड और रेजिमेंटल किस्म की होती है, और नो डाउट कि व्हेन इट कम्स टू आवर प्रोफेशन वी आल्सो मेंटेन दैट डेकोरम, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सब भी इंसान हैं आपकी तरह ही, तो हम भी इस तरह की जहाँ भी मौका मिलता है वी सेलिब्रेट। एंड जैसे कि कल का मैच था, वो जो 2 छक्के लगाए हैं वो हमने वैसे ही सेलिब्रेट किया जैसे आपने कहा। ये देखना चाहिए था। उम्मीद सिमीत, आपने भी कल का मैच देखा होगा। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली एक जो 2 6s होते हैं, स्पेशली जब आप इस तरह की चीज़ें मैच में देखते हैं तो आपको अपने जो है रिनोन क्रिकेटर्स याद आ जाते हैं, जिसमें सबसे टॉप नेम है तो वो शाहिद खान अफरीदी का है। तो ऑब्वियसली बहुत ही ये। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगी जाते जाते? ऑब्वियसली हमने लाइटर नोट पर इस बात को करने की कोशिश की है, लेकिन ऑल दो अगर हम यूनिफॉर्म को देखें, फील्ड को देखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखें और जो पाकिस्तान को जिस तरह से आप सर्व कर रहे हैं, तो इस सारे सिनेरियो में कहाँ पे आप लोगों को किस तरह से एजुकेट करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को नौजवानों की डायरेक्शन की इस वक्त शदीद और अशद ज़रूरत है? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिलिट्री की जब भी बात करें तो थोड़ी सी ट्रेनिंग टफ होती है इनिशियली, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को एक जो नेचुरल रेजिलियंस दी हुई है, उसकी बेस पे मेरे ख्याल से दोनों मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो टफ से टफ ट्रेनिंग में से गुजर के एक, जैसे कहते हैं कि कुंदन जो है वो काफ़ी दफ़ा जलने के बाद एक हीरो जो सोना बन जाता है, वो इस वजह से उसी चीज़ को आगे लेकर जाते हुए मैं ये बात करूँगी कि लेडीज़ जो हैं वो एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है ऑफ आवर कंट्री, तो उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म इटसेल्फ ग्रेसफुल तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपकी लाइफ में जो एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू परफॉर्म योरसेल्फ, टू अप्रूव योरसेल्फ इन अ बेटर वे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर इंडिविजुअल की लाइफ में, उसको करना चाहिए। कि आप अपनी कंट्री को सर्व करें। ये जो नौजवान हैं इनको सबक क्या दीजिएगा कि मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने आप को बेहतर बनाएं, वही मुस्तकबिल है, उससे आगे अगर जाना चाहेंगे तो ही फील्ड खुले होंगे। मतलब ये है कि हमारे बहुत से लोग हैं जो
आसान अपने लिए आसानी तलाश करते हैं और वो कहते हैं आर्ट्स पढ़ के हमने एक डिग्री ले ली और बस काफ़ी है। जी सर। साइंस टेक्नोलॉजी का रोल कितना ज़रूरी है? सर जहाँ पे देखें आर्ट्स का एक अपना डोमेन है, एक अपना चैनल है, इट्स ट्रू, बट एट द सेम टाइम मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, आप जापान की एग्जांपल 1945 में न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बाद बिल्कुल तबाह हो गया मुल्क, और आज आप देखें लीडिंग इकॉनमी है, हैवी इंडस्ट्री के अंदर देयर लीडिंग द होल वर्ल्ड। कैसे? थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आइडेंटिफाई किए एरियाज़ के जहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज़ को ग्रो करना है, जहाँ पे अपनी यूथ को चैनलाइज करना है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग पोलराइज्ड इनटू अननेसेसरी थिंग्स, उनको लेके आए टूवर्ड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बड़े जितने दुनिया में मुल्क हैं उनमें आप देखें जो मॉडर्न फील्ड्स हैं, आईटी की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैंने आपको बात की, इंजीनियरिंग बैक्ड हैं, यही है फील्ड जिसमें कि सक्सेस हो रही है और वो कंट्रीब्यूट करती है टू योर नेशंस सक्सेस। तो यूथ अगर हमारी इस तरफ टेक्नोलॉजी वाली साइड के ऊपर आएगी तो इवेंचुअली पाकिस्तान को ही उसका फायदा होगा। थैंक यू सो मच फहद मलिक, नाइस टू यू। और मिस अमीत आपका बेहद शुक्रिया, हमें बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जैसा दुआ जी, ब्रेक के बाद इस वक्त पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल है उसने जहाँ इंसानों को मुतासर किया है वहाँ फसलों को भी मुतासर किया है, और फसलों से जुड़ी है पाकिस्तान की मईशत भी और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी खुराक भी। इस सवाल से बात करेंगे। खालिद महमूद खोखर साहब पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर सबसे पहले तो यही हमारे पास जो है वो ये है कि जो कपास है वो तो बिल्कुल खड़ी खड़ी तबाह हो गए, और आगे ये है कि पानी जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा खराब है वहाँ पे गंदम काश्त नहीं हो सकेगी। गंदम काश्त नहीं हो सकेगी तो फिर उसका नुकसान भी अगले बरस हमें बहुत कम मतलब नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखें जी, पहली बात तो ये है कि गंदम काश हो सकती है सैलाब वाली जगह पे, हम बेहतर पैदावार भी ले सकते हैं। ठीक है, उसकी जहाँ पे पानी गुजर के जाता है वहाँ पे अगली फसल अच्छी होती है। लेकिन वो खुश्क होगी ज़मीन तो नहीं, वो खुश्क हो जाएगी, इतना टाइम हमारे पास मौजूद है। आज सितंबर का महीना है, हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन महीनों में गंदम लगा लेंगे, लगा सकते हैं। लेकिन जो इशू ये है कि गंदम काश्त नहीं होगी, उसकी नहीं रही। अच्छा, नहीं होगी। मैं क्यों करूँगा गंदम काश्त जब उसकी मुझे सपोर्ट प्राइस नहीं दी जा रही, जब मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ा दी गई है। 3000 वाली डीएपी आज मैं 15000 में खरीद के कैसे डाल सकता हूँ फास्फोरस खादें। बिजली का यूनिट जो मेरा 5 रुपये 35 पैसे था इस वक्त 40-50 रुपये यूनिट हो गया, किसी को 100 रुपये यूनिट है, किसी को 150 रुपये यूनिट है FPA डाल के। अच्छा, फिर सबसे बड़ी जो मुझे जिस बात पे बहुत बड़ी तकलीफ है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया दोहा में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी हमने FPA ट्यूबलों के ऊपर ख़त्म कर दिया है। और उसके बाद अपने बात से वो मुकर जाएं, वो ख़त्म ना करें, तो ये ज़्यादती है। एक बच्चे ने झूठ बोला अपने बाप से, तो उसके बाप ने कहा कि बेटा मुझे इस बात पे अफसोस नहीं, तूने झूठ बोला, अफसोस इस बात का मेरा तुमसे एतमाद उठ गया है। अब अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर से एतमाद ही उठ गया हो तो ये मुल्क क्या तरक्की करेगा। मैं आपको अर्ज करता चलो, इस वक्त सोचने वाली बात है। बल्कि मैं मीडिया से भी कहूँगा कि वो ज़राअत को फोकस नहीं कर रहे, यानी कि अगर ज़राअत को फोकस नहीं कर रहे तो वो पाकिस्तान को फोकस नहीं कर रहे। मैं माजरत के साथ कहूँगा, मैं आपके पास आया, जब मुझे कहा गया 10 से 15 मिनट हो गए, तो ये मेरा जो सफ़र करने टाइम था ना, अच्छा मैं सोचता आया हूँ, लेकिन मैं वो 15 मिनट भी मिस नहीं करना चाहता था कि मैं अपने मुल्क के लिए मैं बात कर लूँ। सर इस वक्त अगर आपकी फूड सिक्योरिटी नहीं होगी, दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। आज हम ज़रूरी मुल्क हैं, हम $15 बिलियन की एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस की हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। क्यों? बात यह है कि हम क्यों कर रहे हैं, वो ये है कि हमने ना रिसर्च की, ना रिसर्च पे तवज्जो दी। अब सैलाब आया, अगर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले काम कर लिया होता तो ये नुकसानात ना होते। सर देखे ना, जहां असम्बलियों में बैठ के दिफा किया जाए, कोई इमरान खान का दिफा कर रहा है, कोई नवाज शरीफ का कर रहा है, कोई आसिफ जरदारी का कर रहा है, कोई बिलावल भुट्टो का कर रहा है, कोई है जो पाकिस्तान का दिफा कर रहा हो, जो पाकिस्तान की देखे ना माशी सूरत हाल का कोई दिफा कर रहा हो, कोई फूड सिक्योरिटी का दिफा कर रहा हो। सर मेरी गंदम की पैदावार जो आज से 40 साल पहले थे आज वही है। हमने रिसर्च में ये कुछ किया जी। हमारा जो रिसर्च का बजट है वो एग्रीकल्चर के GDP का 0.18 है, इंडिया 0.45 है तकरीबन, 0.4 से 0.5, चाइना 0.6 है और ब्राज़ील 1.75 है। यही वजह है कि इतनी बड़ी उनकी GDP भी बड़ी है, लेकिन वो खर्च करते हैं। सर मैं पिछले दिनों में बैठ के एक चीज़ रिसर्च कर रहा था कि हमने 75 सालों में क्या एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट की है। जहाँ से आज हम 10,000 अरब की प्रोड्यूस ले रहे हैं, तो वहाँ चारों सूबाई असम्बलियाँ वफाक मिला के हम 100 अरब उस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। प्लस
उसके लिए कोई फैसला नहीं होता। अगर उसके लिए कोई फैसला होता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। काश्तकारों से झूठ बोला जाता है। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, जो टोकन सिस्टम आया था इसमें खाद में, वो टोटल फ्रॉड हुआ है, टोटल। काश्तकार को वो पैसे नहीं मिले सर। वो 1000 रुपए वाला टोकन जो ट्रक ड्राइवर आता था, मैं नहीं निकाल सकता था, वो पता नहीं किसको जाके बेचता था, मुझसे 200 रुपए खरीद के जाता था। मैंने वो प्राइम मिनिस्टर लेवल तक वो बात पहुंचाई, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। आज हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जहां पे चली गई है, हम बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, हम खादें लेके नहीं डाल सकते, हम यानी कि डीजल का रेट बहुत आप है। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर सब्सिडाइज है, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं है। अब कल बिल आया है जी, मैं आपको मजे की बात बताऊं जी सर, उसमें एक फिक्स टैक्स डाल दिया गया है 200 रुपए पर किलोवाट। अगर हमारी ट्यूबवेल बंद होंगी तभी हम अदा करेंगे। 17% कल उस पर जो फेस्को में आया बिल जी, उस पर GST लगा दी गई है। अच्छा, इस मुल्क में पता नहीं फैसले करने वाले कौन है? फिश फार्मर है, वो भी काश्तकार हैं, किसान हैं। आपके लिए फूड सिक्योरिटी, अच्छा उनके लिए अगर आप अपने गिरदावरी सिस्टम पे यूरिया कर दी है, वो यूरिया लेना चाहे तो वो नहीं ले सकते। हालांकि जो फिश फार्मर है वो DAP का भी इस्तेमाल करते हैं, यूरिया का भी, हल भी चलाते हैं, एज ए वो भी काश्तकार है, वो भी फार्मर है। अच्छा, उनकी अलग कैटेगरी है, कोई बात सुनने वाला नहीं है। कोई मीटिंग होती है, उस पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद होता ही नहीं है इस मुल्क में। बिल्कुल, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। यही वजह है कि आज हम ज़राअत में पीछे जा रहे हैं। आपने अभी बात की मैशत की सर, दुनिया में कोई भी हुकूमत हो, उसके अवलिन फ़राइज़ में शामिल है कि वो अपने मुल्क का अमन व अमान कायम करे और मैशत को बेहतर करे। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान की मैशत का दारोमदार ज़राअत पे है। ज़राअत बेहतर होगी तो मैशत बेहतर होगी, जब मैशत बेहतर होगी तो खुद ब खुद अमन व अमान बेहतर होगा। लेकिन आज हमारी ज़राअत बेहतर नहीं है। मैं ज़राअत के लिए ये कहूँगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं यकीन कर लो, अपने दिल से एक बात कर रहा हूँ कि सर, हमने मुख्तलिफ अजला में हज़ारों काश्तकार इकट्ठे, हमने बाकायदा ज़राअत का जनाजा निकलाया, उसको दफनाया है कि हो सकता है कि ईवानों में बैठे हुए हुक्मरानों को या प्राइम मिनिस्टर को कोई एहसास हो, लेकिन खुदा की कसम में खा के कहता हूँ कि उनके अंदर से एहसास नामी चीज़ खत्म हो गई है। 15 मिनट है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी। आपने इतना ज़बरदस्त बोला कि हमें सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना। हमीद भी हमारे साथ है, लेकिन सर सवाल ये कि चलें, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से तय डैमेजेस दिए हैं, ये मसले मसाइल है। 70 साल अगर इस सिस्टम को बनाने में लगे हैं, जो कि आप कहते हैं कि बिल्कुल करप्ट है, ख़राब है, हमारे लिए कोई सूदमंद नहीं है, अब मजीद 70 साल लगेंगे इसको ठीक करने में। आपके पास हल क्या है इमीडिएटली? क्या आपको लगता है कि किस तरह से कम वक्त में चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, जो कि अभी तक बेहतर नहीं हुई? जी, कम वक्त में पाकिस्तान में वाहिद ज़राअत है हमारे पास जो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद रिजल्ट देती है। इसके अलावा आपके पास कोई बिजनेस नहीं है। अगर हम इसके रिसर्च को बेहतर कर लें, एक्सटेंशन सिस्टम जो एक्सटेंशन सर्विसेज बेहतर दें, मार्केटिंग मैकेनिज्म बेहतर करें, ज़राअत को मुनाफा बख्श और बाइज़्ज़त कारोबार बना दें, तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है। यहाँ मैं आपको अर्ज़ करूँ, अब पंजाब को ले लें, एक उसमें एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो काश्तकार को सर्विसेज देता है, उसका क्या काम है जी? 23,900 मवाज़ियात हैं हमारे पंजाब के, 550 अफसर हैं जिन्होंने जाके फार्मर को जाके एडवाइस करना होता है। अब उनके पास दुनिया में ऐसा नहीं है, दुनिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। वो क्या काम करते हैं? उन्होंने फर्टिलाइजर डीलर के पास जाना है, खाद पेस्टिसाइड डीलर के पास जाना है, उन्होंने जुमा बाजार, इतवार बाजार, डेंगी और जो प्राइस कंट्रोल के उनको मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। यानी वो हमारा काम नहीं करते, वो और काम करते हैं। यानी दुनिया के किसी मुल्क में, किसी महज़ब मुआशरे में, किसी सिस्टम में ये चीज़ नहीं है कि एक बंदे जो काम करना है उससे वो काम लेके उसको 100 काम और दे दिया जाए, जहाँ पे करप्शन हो, जहाँ पे उसको पैसे अर्निंग हो। अब देखें, जब वो पेस्टिसाइड डीलर के पास जाएगा या फर्टिलाइजर डीलर के पास जाएगा, तो डीलर के पास उससे 4 आने मिलेंगे, 4 पैसे मिलेंगे, काश्तकार के पास से नहीं मिलेंगे, इसलिए वो हमारे पास नहीं वहाँ जाएगा। सर, दुख है, ये तकलीफ है, और पता नहीं आप बात कर रहे हैं तो हम भी आप महसूस कर रहे हैं उस तकलीफ को, यकीनन हम भी महसूस। अब मैं एक लेटेस्ट एक और बात, हम भी महसूस। अब एक मैं बात, हमारा गन्ने की फसल तैयार है जी इस वक्त, अब आगे उसकी शुरू होनी है। अभी तक उसकी जो इंडिकेटर प्राइस है वो तय नहीं हुई इस वक्त तक। अच्छा, शुगर मिल वाले शोर मचा रहे हैं हमारे पास चीनी फालतू है, उसको एक्सपोर्ट किया जाए। देखिए जी, उसके स्टेटिक्स हमारे पास काश्तकारों के पास नहीं है। अगर फालतू है तो मैं चाहूंगा कि उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए ताकि काश्तकार के लिए प्रॉब्लम ना हो। अगर फालतू नहीं है तो हुकूमत आके ओपनली टीवी पे आके कहे कि ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, इनके पास फालतू नहीं है, लेकिन कुछ करें, लेकिन कुछ करें। मुझे खतरा लग रहा है कि हमारे लिए वो 2017-18 वाला साल ना बन जाए कि जब 180 रुपए रेट था, हमें 110, 100 रुपए, 120, 130, 140 मिल रहा था और कटौती साथ हो रही थी। मैं काश्तकार के सर जज्बात का लफ्जों में इहाता करके नहीं बता सकता, उनकी तकलीफ का अंदाजा नहीं बता सकता। दूसरा, चंद दिन पहले मीटिंग हुई है कि DAP पे अब दोबारा लगा रहे हैं, उसको ड्यूटी लगा रहे हैं जी। अच्छा, अगर वो लग गई, यूरिया का रेट बढ़ा रहे हैं, गैस का रेट बढ़ा, अगर ये हो गया
तो मैं फिर वो लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, फिर एग्रीकल्चर करिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर ये एग्रीकल्चर के साथ सिंसियर नहीं है तो मींस ये पाकिस्तान के साथ सिंसियर साहब हमें शदीद बात का शायद हम भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। इल्तिजा और अपील सिर्फ यही है कि मुतल्लिका इदारे अगर बात असल सोचें यही है कि तो हो खालिद साहब सकता की है। बात को गौर से सुना जाए, इस पे अमल दरामद करने की कोशिश की जाए। अदरवाइज ये है कि मुतल्लिका जनाब इदारे जैसे करें कह रहे हैं एक खात्मा है और खात्मा हमारी मैशत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। सो होपफुली कि आपने अपने दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में किया होगा। हमारी तरफ से आपको गुड मॉर्निंग पब्लिक, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अब कल। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।